चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास हम जो सीख रहे हैं ना, वो बेसिकली किसी भी स्टेक होल्डर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट क्या हो, ये टॉपिक है पूरा। अब उस इंटरेस्ट को इसने स्पेसिफाई कर दिया है सस्टेनेबिलिटी के साथ, कि सस्टेनेबिलिटी का किसी भी स्टेक होल्डर के का इंटरेस्ट सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। अब वो बातें आ जाती हैं दो टाइप की, बल्कि टोटल तीन बातें हैं। इस जो हमने आज खत्म करना है इसमें टोटल तीन बातें हैं, एक दो मॉडल है। पहले तो बताया ना कि स्टेक होल्डर क्या है। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं या बिजनेस से अफेक्ट हो सकते हैं। दो टाइप के मेन स्टेक होल्डर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हैं, मिसाल के तौर पर शेयर होल्डर हो गई, डायरेक्टर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इंप्लॉइज वगैरह। और एक्सटर्नल वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं बैठे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी पॉलिसी किसी भी डिसीजन की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं या वो कर भी सकते हैं। कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो सारी चीजें, मीडिया ग्रुप है। अब इनमें से जो दो हैं स्टेक होल्डर जो एक्सटर्नल हैं, सप्लायर और कस्टमर, उनको कनेक्टेड स्टेक होल्डर भी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि अच्छा किस हद तक स्टेक होता है। कहता है मेंडलो मॉडल कहता है कि ये देखा जाता है कि इंटरेस्ट क्या है और उसकी पावर कितनी है। और स्टेक होल्डर रडार मैप कहता है कि वो कितना नजदीक है, कितना करीब है डिसीजन मेकिंग से या कितना दूर है। जैसे यहां पर उसने ना बताया हुए 1 2 3 4 फेजेस। कहता है जो जिसका ताल्लुक ना यहां पर है, ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल करीब है, सेंटर में बैठा है, उसके हर जिसे हम कह सकते हैं शेयर होल्डर। और ये दूसरे लफ्जों में अगर हम मेंडलो के साथ मैच करें तो हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले, हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले। और इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है ना, एक अंग्रेजी का लफ्ज लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है वाइटल टू एंगेज। और उसमें क्या लिखा हुआ था लफ्ज मैनेज क्लोजली। एक ही लफ्ज का मतलब बन गया ना, मैनेज टू एंगेज या एंगेज टू मैनेज। और वहां पर लिखा था मैनेज क्लोजली या एंगेज क्लोजली। फिर उसके बाद ये वो लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, रडार मैप वाला कहता है कि जिनका हाई पावर बट लो इंटरेस्ट। हाई पावर बट वो कौन लोग होते हैं? कीप टू इन्फॉर्म या कीप सेटिस्फाइड। कीप टू इन्फॉर्म नहीं, कीप सेटिस्फाइड। और इसमें लिखा हुआ है नेसेसरी टू एंगेज। जवाब देने का स्टाइल यही रखना है हमने, दोनों सवालों का जवाब देने का स्टाइल एक ही है, पर वर्डिंग उसकी अपनी है और इसकी अपनी। फिर उसके बाद तीसरा पोजीशन हमने वहां पर पढ़ी थी कि जिसमें लो पावर हाई इंटरेस्ट, कीप इन्फॉर्म्ड की बात की थी। और इसमें अगर वो लिखा जाए तो गुड्स गुड टू हैव बोर्ड ऑन बोर्ड, गुड टू हैव ऑन, बेहतर है उसको डिसीजन में शामिल करें। गुड टू हैव बोर्ड का क्या मतलब है? उनको कीप इन्फॉर्म वाली बात हो रही है कि आपने उनको अपनी कंसिडरेशन में रखना है, उनको इन्फॉर्म रखना है, उनको मीटिंग्स में बुलाना है। एंड लास्ट वन कर्टसी टू इन्फॉर्म, कि सिर्फ जिसे हम कहते थे मिनिमम एफर्ट या मॉनिटरिंग बस करनी है, तो वो कहता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कर्टसी टू, बस ये भी मेहरबानी, अच्छा बता तो दिया है। तो ये रडार मैप का ताल्लुक इसके साथ क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हैं लोग, ये थोड़े से दूर हैं, ये और दूर हैं, ये लेकिन स्टेक होल्डर हैं। अब स्टेक होल्डर आर पीपल हु कैन इंपैक्ट या बी इंपैक्टेड, ये स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आ गई। सम स्टेक होल्डर में बेनिफिट इमीडिएटली while other may face challenges adapting to the sustainable change। फिर उसने ये एक शेप बनाकर यहां पर इसको आइडेंटिफाई किया। पहले कहता है कि ये चार टाइप के स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करता है।
कस्टमर्स, कहता है ये वो वाले कस्टमर को कहता है कि these are the end users who have adopt the sustainable change and will have pay for the use of the new product or services। वो कंपनीज भी हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, या वो कोई सोसाइटी भी हो सकती है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं। उसके बाद सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन, मटेरियल, कोई भी चीज हमें जो प्रोवाइड करेगा ना उसको हम सप्लायर बोलते हैं। सप्लायर विल प्रोवाइड पीपल, मटेरियल, नॉलेज टू अलाउ अ शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, कि ये वो लोग हैं जो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि भाई सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करो, सस्टेनेबिलिटी को डिवेल्प करो। वो कौन लोग हैं? पब्लिक सेक्टर, कंपनीज, एनजीओ, ट्रेड यूनियन। ये बड़ा अजीब लग रहा होता है जब सप्लायर पढ़ते हैं और इन चीजों को देखते हैं ना, ये कौन से सप्लायर हैं? ये वो लोग हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट करो। जनरल पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, वो कहेगी कि भाई लॉ को फॉलो करो, पोल्यूशन को खत्म करो, कार्बन फुटप्रिंट को खत्म करो। कंपनीज तो याद है कि जो भी कंपनीज हमारे कंपेटिटर में हैं वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई वो लोग ये कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हम भी करें। एनजीओ कौन है? प्रेशर ग्रुप्स टाइप, वो एनजीओ वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, यार आप चाइल्ड लेबर कर रहे हो, आप लोग ये गलत कर रहे हो, इससे सोसाइटी को नुकसान होगा। वही ट्रेड यूनियंस, आप कम रेट पे कर रहे हो लोगों को, आप सही रेट पे करो। अब इनकी वजह से हम फिर क्या करते हैं? सस्टेनेबिलिटी डेवलप करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो हमें पीपल, मटेरियल या नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपने सिस्टम, स्ट्रेटजीज को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी। अब ये लाइन पढ़े तो आपको मतलब सही समझ लगेगा। सप्लायर्स विल प्रोवाइड पीपल, मटेरियल, नॉलेज टू अलाउ अ शिफ्ट टुवर्ड्स, these are people या group of people who contribute to designing, defining, building, implementing sustainability initiative। अच्छा हम कहेंगे अच्छा हम क्या गलत कर रहे हैं, वो हमें कहेंगे ना मैं गलत कर रहे हो, हम पूछेंगे क्या गलत कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? वो कहते हैं कि कंट्रीब्यूट टू डिजाइन एंड डिफाइन। वो कहेंगे ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो हम फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिस तरह से वो हमें कहेंगे। पहले हम उसको फिर कनेक्ट करेंगे, क्या ये लीगल वैल्यूज के साथ है, एथिकल वैल्यूज के साथ है। ऐसी बात है अगर आप छोटे बच्चों से काम करवा रहे हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, ट्रेड यूनियन वाले या एनजीओ वाले आ गए, वो कहते हैं कि भाई आप तो जुल्म कर रहे हो, क्योंकि अच्छा हमें तो नहीं पता था, हम तो उनको रोजगार प्रोवाइड कर रहे थे, आप बताएं। वो कहता है नहीं 18 साल से कम उम्र को तो हम करवा नहीं सकते। कहते हैं ठीक है हम लॉ बनाते हैं कि जी अंडर 18 नहीं हो। क्या लिखा हुआ है? ये ना जो वर्डिंग है ना हमें कुछ बताना चाह रही होती है। These are the people या group of people who contribute to design, define, building, implementing sustainability initiative। फिर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर क्या होता है? हमारा मुर्शिद, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, बात करता था जिस साइड पर लगाता था लग जाते थे। इन्फ्लुएंसर भी ऐसे लोग होते हैं, या ये वो लोग होते हैं कि जो गलत फायदा भी हासिल कर लेते हैं जब लोग उनकी बात मानने लग जाते हैं। लेकिन बुक वाला तो सही बात लिखता है, वो ये कहता है कि अच्छे इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेटर जिसे हम कहते हैं। और अभी तक अगर हमने कोई इन्फ्लुएंसर देखा है तो वो मुर्शिद के अलावा अभी तक कोई इन्फ्लुएंसर हमारी जिंदगी में आया नहीं है कि लोग आंखें बंद करके यकीन कर लें। इन्फ्लुएंसर आर पीपल या ग्रुप दैट विल इन्फ्लुएंस या कंडीशन द चेंज। These can influence, set guideline and directives, popularize, propagate, inspire, path towards sustainability। अच्छा अभी ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने अपनी सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करें। जब वो लोग, इन्फ्लुएंसर वो होता है जिनकी बात लोग मानते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। अब वो लोग भी हमें कहते हैं कि भाई अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती क्या है? गलत मटेरियल इस्तेमाल करना,
कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, चाइल्ड लेबर का इशू आ सकता है, कम वेजेस का इशू आ सकता है। मतलब वही तीन चीजें, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, या फेयरनेस को हिट कर रहे हैं। फेयरनेस मतलब इक्विटी, जस्टिस, अगर वो उसमें काम खराब हो रहा है तो भी हमारे इवन के जो प्रमोशंस होती है ये भी इक्विटी फेयरनेस पे होनी चाहिए। अगर वहां पर कोई इस तरह की गड़बड़ करता है तो उनके ऊपर केस हो जाता है। तो अगर गलत किसी को प्रमोट कर दिया और किसी को प्रमोट करना था नहीं किया, अगर वो केस जीत जाते हैं तो उसको कंपनी को प्रमोट करना पड़ता है। अब वो कौन कौन है इन्फ्लुएंसर? ओपिनियन लीडर हो गया, ये मुर्शिद की एग्जांपल। मीडिया, ये मीडिया भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। आपको पता है एक खबर चला देते हैं, पता हमें बाद में चलता है कि असल खबर क्या थी, लेकिन पहले ही एक दफा हलाला हो जाती है कि भाई ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, फलां सही था, फलां गलत था। फिर पॉलिटिकल लीडर्स, ये भी मुर्शिद की एग्जांपल है, क्योंकि बाकी तो मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल लीडर का आज तक, या भुट्टो का होता था इन्फ्लुएंस। कायदे आजम अल्ताफ भाई का ना वो था उसके बेस के ऊपर, वो एक और चीज थी। लेकिन ये था कि मैंने कुछ लोगों से मिला, कराची के लोगों से, वो कहते थे कि अल्ताफ भाई हमसे जान भी मांगे तो हम दे दें, लेकिन वो उसके पीछे जो स्टोरी है वो भी सही है। कुछ था, एक जमाना था कि कराची के उस इलाके में ना सिंधी लोग जो होते थे ना, ये वहां बड़ा जुल्म करते थे लोगों पर, महाजरों के ऊपर, इसको महाजर ये बोलते हैं ना, ये माइग्रेटेड थे तो बड़ा जुल्म करते थे। तो अल्ताफ भाई ने एक यूनियन बनाई और उसने क्या कहा कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके फिर उनको इस्तेमाल किया, उनकी इज्जतों की हिफाजत की। वो सिंधी क्या आते थे, खवातीन उठा के चले जाते थे, बड़े जुल्म करते थे। फिर अल्ताफ भाई ने उनको मरवाया, यूनियन बना के उनके खिलाफ जंग की, सारा कुछ किया। जब वो सिक्योर हो गए फिर उसको कहा दिया मैंने आपके लिए किया, अब आप मेरे लिए करें। फिर उसकी जो यूथ है ना उसके साथ हो गई, और फिर उन्होंने कहा नहीं आप जो अल्ताफ भाई कहेगा हम करें। फिर उनके घर वालों को वो राशन प्रॉपर प्रोवाइड करता था, हर चीज उन्हें प्रोवाइड करता था, घर की हिफाजत, उनकी खाना पीना, सारा कुछ राशन देता था। तो जाहिर सी बात है फिर वो जो यूथ थी उसके पीछे लग गई। तो ये इसकी बड़ी स्टोरी है, वो कभी जिंदगी में कभी फिर जिक्र करेंगे। बिजनेस लीडर, बिजनेस लीडर वो होता है जिसको लोग मान रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, भाई यार ये बहुत बंदा अच्छा है, उसकी बात वो मान लेते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है। फिर सर्टिफाई एंटिटीज, डिसेमिनेटर्स, एनजीओज, गवर्नेंस, ये वो सारे हैं जिनको क्या बोला जाता है, इन्फ्लुएंसर। कस्टमर वो लोग होते हैं जिनको हमने कुछ प्रोवाइड करना है। सप्लायर वो होता है जिसने इंफॉर्मेशन, नॉलेज या कुछ प्रोवाइड करना है। और इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसका सोसाइटी के अंदर या सोशल मीडिया इधर उधर के अंदर कुछ ऐसी बात है कि वो लोग उसकी बात माने, या उसका ताल्लुक ज्यादातर लोगों के साथ है। उसके बाद है गवर्नेंस। गवर्नेंस आ जाता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, गवर्न करना। ये लास्ट है, वो कहता है गवर्नेंस रेफर्स टू पीपल हु विल एबल टू मेक द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन विद रिगार्ड्स टू द इवैल्यूएशन टुवर्ड्स, कहता है ये वो लोग हैं जो डिसीजन लेंगे। कस्टमर डिसीजन नहीं ले सकता, सप्लायर भी डिसीजन, वो हमें गाइड कर सकता है। क्या लिखा होता है, डिजाइन, इंप्लीमेंट, बिल्डिंग, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकता। इन्फ्लुएंसर भी डिसीजन नहीं ले सकता, बस वो क्या है, हवा चला देगा, लोग बातें करेंगे, उसको देखकर लोगों ने अडॉप्ट करनी है चेंज को। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चेंज अडॉप्ट करना, एबिलिटी टू चेंज, कि हमने चेंज कब लाते हैं, कस्टमर की वजह से, कस्टमर चाहता ही नहीं है वो चीज लेना, सप्लायर की तरफ से, इन्फ्लुएंसर की तरफ से, या गवर्नर, ये तो डिसीजन मेकर हो गया ना। कहते हैं दीज कैन मेक डिसीजन, क्या होता है उसमें, बजट डिजाइन करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। क्या एग्जांपल है, गवर्नमेंट है, यूनाइटेड नेशन है, या रेगुलेटर्स है। ये वो रूल सेट करेंगे कि हर एंटिटी को किस तरह से करना है। जब वो रूल सेट करेंगे तो हर बंदा उस तरह से चलने लग जाए। अब ये जो हेलमेट का केस आता है, या ये जो बसंत के ऊपर पाबंदी लग जाती है, ये कौन पाबंदी लगाता है, कोई एंटिटी लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है। क्यों है गवर्नमेंट लगाती है, कि जब वो देखती है कि लोग मर रहे हैं इस वजह से, तो पब्लिक के अंदर ये गुस्सा आता है, वहां से वो सप्लाई मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां से गवर्नमेंट फिर एक्शन लेती है, डिसीजन मेकिंग करती है, और सारी एंटिटीज के ऊपर डिसीजन कर देती है कि जनाब ये इस टाइप की डोर, इस टाइप का काम आपने नहीं करना। उसके बाद है
सेगमेंटिंग द स्टेक होल्डर। सेगमेंटिंग द स्टेक होल्डर का मतलब यह है कि अब वो 4 हिस्सों को डिवाइड कर रहे हैं। किसको? वाइटल टू एंगेज, वही बातें, चारों चीजें आएंगी। नेसेसरी टू एंगेज, गुड टू हैव ऑन बोर्ड और कर्टेसी टू इन्फॉर्म। ये सेम वही चीजें हैं। दीज आर द स्टेक होल्डर हुज पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल फॉर सक्सेस, या ये वो बंदे हैं जो उस एक्शन लेने से उनका नफा या नुकसान होना है। और वो कौन कौन लोग होंगे? शेयर होल्डर, या दूसरे लफ्जों में डायरेक्टर भी हो सकते हैं। नेसेसिटी टू एंगेज, वो लोग मस्ट टेक अ पार्ट इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द डिजायर्ड इंपैक्ट। वैसे ये है शेयर होल्डर, और ये वो लोग हैं डायरेक्टर टाइप। क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द डिजायर्ड इंपैक्ट। अच्छा, ये ऊपर वाले गवर्नमेंट भी यहां आ सकती है। अब एक डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, अगर वो अच्छा डिसीजन हुआ तो लोग तारीफ करने लग जाएंगे, और अगर वो डिसीजन बुरा हुआ तो गवर्नमेंट बदनाम होना शुरू हो जाएगी। जैसे अभी आजकल एक ना रोला चला था फाइन का, कि हेलमेट की वजह से बड़ा फाइन हो रहा है। अब कुछ लोग गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे गलत हो रहा है। अब क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर जा रहा था? गवर्नमेंट के ऊपर और जनरल पब्लिक के ऊपर। उसके बाद है जनाब गुड टू हैव इन्फॉर्म वाले कौन से होंगे? वो कहता है दीज दोज हु इफ दे पार्टिसिपेट विल इंश्योर दैट द रिजल्ट इज बेटर या मोर कंप्रीहेंसिव। कहते हैं अगर ये लोग भी हमारे डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, या इनको अगर हम इन्फॉर्म रखते हैं, या इनको अगर हम शामिल करते हैं, पार्टिसिपेट में लाते हैं, तो वो लोग अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो क्या होगा? गुड टू हैव ऑन, बेहतर है उनको मीटिंग में बुला लें। इसका सादा एग्जांपल। और लास्ट है जनाब कर्टेसी टू, ये बोला कौन से है? लो पावर लो इंटरेस्ट वाले। Those who degree of participation does not condition the success of the initiative and as a result their involvement would not be the sought। मतलब उसका कोई ना तो पार्टिसिपेशन जरूरी है और ना ही उनको कोई नफा नुकसान हो रहा है। हाँ, स्टेक होल्डर है वो, लेकिन उसका कोई नफा नुकसान है। जैसे बसंत पे पाबंदी लग गई, अगर हम अपने आप को देखें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम गुड़ियां उड़ाएं, ना हमारा कोई डोर का बिजनेस। लेकिन ये है कि उस पाबंदी लगने से हम मेंटली तौर पर थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि यार वो जो तारें लगवानी पड़ेंगी, डोर गले में फिर जाती है, वो मेंटली तौर पर आजाद हो जाएगी। ठीक होगी बात? तो ये थ्योरी हमारी इस पॉइंट की कंप्लीट हो गई। अब आप अगर फिंगर टेस्ट पे थ्योरी मैंने सुननी है, पहले जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, फिर हमने दूसरे में, इसमें तो सिंपल स्टेक होल्डर से रिलेटेड सीखा। अब स्टेक होल्डर पर दो मॉडल अप्लाई होते हैं, एक मेंडलो और एक रडार मैप, और दूसरा इसके ऊपर अप्लाई होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर, कि स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। ये भी हमने सीखा है लास्ट क्लास के अंदर। तो इस पॉइंट के अंदर 3 सवाल, पिछले पॉइंट के अंदर 4 सवाल थे जो पेपर में अलग अलग से पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो इसके सवाल पढ़ते हैं, एक पूरा सवाल करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया था लास्ट, ये तीसरा क्वेश्चन कर लिया था, ये मेंडलो का था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसका वो किस तरह से आंसर देना ये भी देखा था। और ये वाला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन विच एक्सपेक्टेशन ऑफ द की स्टेक होल्डर्स आर करंटली कंप्रोमाइज्ड। ये सवाल तभी हम कर पाएंगे कि क्योंकि आपको याद तो होगा नहीं। इसको देखते हैं, अगर आपने एक नजर देख लेंगे इस सवाल का जवाब क्या लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल को पढ़ के थ्योरेटिकल जो पेपर आपका फेल होता है ना, अगर किसी का पहले लॉ या सी लॉ कोई फेल हुआ है ना और उसका पेपर अच्छा हुआ था, वो सिर्फ इस बात पे गौर करना कि गलती क्या की थी, उसने गलती तो की थी। ऐसे पेपर आए कि आप फेल नहीं करता, याद रखें। यहां पर सवाल क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन विच एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर करंटली बीइंग कंप्रोमाइज्ड। सवाल के अंदर एक एक्सपेक्टेशंस हमने पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, शेयर होल्डर की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कस्टमर की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं,
अब इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस सवाल को पढ़ना है, उसमें देखना है किस कस्टमर की कौन सी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही। एक्सपेक्टेशंस नहीं लिखनी, क्या लिखनी है, आर करंटली बीइंग कंप्रोमाइज्ड एंड विच आर बीइंग मेट। सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है क्या। फिर इस करंटली सवाल के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो मीट हो रही है और कौन कौन सी जो एक्सपेक्टेशन है जो कंप्रोमाइज हो रही। ये सवाल तो क्योंकि कल पढ़ा हुआ है, मतलब सैटरडे का पढ़ा हुआ है, शायद आपने याद भी नहीं किया होगा, अगर किया नहीं किया तो कल अब मैं आपको काम दूंगा, ये आपने कल ये पहले ये 3 सवाल पढ़ने, फिर उसके ये 3 सवाल करने दोबारा से एक दफा, ठीक है। लेक्चर भी आपको मिल जाएगा आज। पहला लेक्चर तो सबने लिया था ना, पहला लेक्चर तो किसी का मिस नहीं है ना, दूसरा मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं जनाब, इसके अंदर ना दोनों है, मेंडेलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स अप्रोच भी है और आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, 4 स्टेक होल्डर यहां से पकड़ने हैं, और रेलिवेंट जीएफटीएस बिजनेस का नाम है सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द आइडेंटिफाई इनटू 4, तो 4 टाइप्स पता है ना, कौन सी है 4 टाइप्स, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, फिर लो पावर हाई इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट लो पावर। और दूसरा वो क्या कह रहे हैं, यूजिंग द स्टेक होल्डर रडार मैप अप्रोच आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, क्लासिफाई द ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड पार्ट 1 बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन। वही वाला, वो 4 क्या चीजें थी, vital to engage, necessary to engage, good to have on board और courtesy to inform। अब ये सवाल पढ़ते हैं और इसमें से जवाब देने का स्टाइल एक ही है इसका, ग्रीन फर्नीचर टेक्सटाइल, और ये उसने आगे लिख भी दिया GFT। A mid-sized textile manufacturing in Pakistan export its products टू इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन। यहां पर देखें, एक्सपोर्ट टू इट्स प्रोडक्ट टू इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन, ये क्या है। अगर रडार मैप के लिए देखें तो ये कस्टमर की लिस्ट में आ सकता है, एक्सपोर्ट करना है हमने, इसको बेचना है, और स्टेक होल्डर तो बन गए। और ये कौन से वाला स्टेक होल्डर है, कस्टमर है हमारे, लो इंटरेस्ट लो वाले हैं, या लो इंटरेस्ट हाई पावर वाले हैं, या लो पावर हाई इंटरेस्ट वाले। मेरे ख्याल में लो इंटरेस्ट, सॉरी लो पावर हाई इंटरेस्ट वाले होने चाहिए। कस्टमर है ना, पावर तो उनकी लो है लेकिन इंटरेस्ट उनका है, ये क्योंकि हमारे लेन देन से, हमारी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट से वो भी इंपैक्ट होंगे। चलो देखते हैं। द कंपनी हैज कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस टू अलाइन विद इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड। लो जी, जा रहे हैं हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में जा रहे हैं। The company has aimed to reduce water consumption, switching to renewable energy resources and eliminate hazardous chemical from its dyeing units within next 3 years. अगले 3 साल वाटर कंजम्पशन भी कम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वाली साइड पर भी जा रहे हैं, और केमिकल भी कम कर रहे हैं जो हम डाई में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल है ना हमारा बिजनेस, तो टेक्सटाइल के अंदर डाई तो इस्तेमाल होता ही होगा। आगे कहते हैं एडिशनली जीएफटी वांट्स टू एंश्योर एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस एंड एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ द लोकल, मतलब सोशल कम्युनिटी को भी हम एंगेज कर रहे हैं, ये भी तो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन ये भला कौन से हैं, लो पावर लो इंटरेस्ट। और अगर दूसरे में देखेंगे तो क्या आएगा, लास्ट वाले कर्टिजी टू इन्फॉर्म में आ जाएगा। To achieve these sustainability objectives, GFT must have obtained regulatory approval. लो जी, रेगुलेशन भी आ गई, and subsidized from the Ministry of Climate, subsidized from Ministry of Climate Change। इंटरेस्ट क्या हुआ इनका, हाई या लो, पावर क्या है, पावर तो हाई है, और उनसे सब्सिडाइज भी वो कर रहे हैं, हमें हाई इंटरेस्ट भी कर लेते हैं। The company also plans to engage Worldwide Fund for Nature WWF Pakistan Worker Welfare Fund
for third party sustainability assessments collaboration with media outlet। बताओ मीडिया आउटलेट भी कहीं पड़ा है? ये किस में आता है? उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था इन्फ्लुएंसर में। इसमें इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल में हाई होता है क्या? क्योंकि उसको वो तो सिर्फ इन्फॉर्म कर देते हैं, बस बात खत्म कर देते हैं। Publicize to shift towards the sustainable practice and involve its internal team to ensure compliance with ministry regulation implement। कहता है वो उसकी इंटरनल टीम शामिल भी है। Compliance implement procedure to inform the ministry of regular basis। Recognizing the importance of strategic stakeholder engagement। Strategic stakeholder engagement। Management has decided to apply the stakeholder matrix map। Management has decided, ये मैनेजमेंट भी स्टेक होल्डर हो गया। आपने ना हमने बंदे पकड़ रहे हैं, स्टेक होल्डर पकड़ रहे हैं अपने क्वेश्चन से। आप सारे स्टेक होल्डर ना भी पकड़ सके ना खैर है, बस कुछ 70% स्टेक होल्डर पकड़ लें दरमियान में से। सवाल का लिखने का अंदाज अगर आपके आधा सवाल भी ठीक है ना तो ओके हो जाएगा काम। यदि चार्जिंग पे लो पावर सर ने सारी क्लासेस मैंने करवा दी तो नहीं। हाँ ओके हो गया, थैंक यू। हाँ जी अब क्वेश्चन पे आ जाए। ये दोनों सवालों के जवाब हम देख लेंगे। उसने कहा है कि मेंडलो भी इसके ऊपर अप्लाई करें। अब सवाल देने का अंदाज तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि आपका पहला सवाल है, पहले ये सिलेबस में था ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मेंडलो और रडार मैप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिनेरियो भी अच्छा बन जाता है इसका, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, हाँ जब एक दफा ये आ जाएगा ना फिर शायद बाकियों की बारी आएगी। लेकिन ये नहीं कि बस ये 2 सवाल ही करके जाने, हमने तो पूरा चैप्टर तैयार करके जाना है। और आप देखेंगे पिछला अगर आपने पेज तैयार कर लिया ना वो थोड़ा सा था, और ये बाकी 2 चीजें रह गई हैं। उसमें एक लेंथी है और एक आसान सी है, मतलब देखेंगे। अभी सवाल पे आए, ये जनाब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर। अगर आप लोगों को वो 4 याद है तो सबसे पहले वो कहता है जी की प्लेयर कौन है। अच्छा की प्लेयर कौन है भला, पहले वो तो बताए ना, हाई पावर और हाई इंटरेस्ट। ये अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया होता तो सबको मैं पता चल जाता मैं H+H क्यों रख रहा हूं। हाई पावर, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा पावर तो हाई पहले ही थी, इंटरेस्ट हाई क्यों हुआ? सब्सिडी की वजह से, क्योंकि वो सब्सिडी दे रहे हैं, अब वो मॉनिटर भी करेंगे। दूसरा टीम ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर, जो मैनेजमेंट है, और उसके बाद प्रोवाइडर्स फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। अब जाहिर सी बात है हम पहले पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो जो सप्लायर हैं जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उनकी भी वो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। आगे सिर्फ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री मस्ट प्रोवाइड रेगुलर अपडेट्स एंड एंश्योर कंप्लायंस टू गेन अप्रूवल्स एंड सब्सिडीज देयर फॉर दे आर हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी। देखें आपने बुक से ही सब कुछ लिखना है, ये लाइनें क्वेश्चन की हैं, ये सारी लाइनें क्वेश्चन से लिखी हैं। आपका काम सिर्फ ये क्लासिफिकेशन है बस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट में कौन कौन से स्टेक होल्डर आएंगे, बाकी किताब से लिखना है आपने। ये पूरी लाइनें किताब क्वेश्चन में जाकर देखें आपको मिल जाएंगी। अगली बात देखिए, these employees are involved in training, implementation and ensure compliance for sustainability regulation, और their expertise is essential for implementing clean energy solutions, their interest may be medium। हाँ इंटरेस्ट इसका उसने लो नहीं कहा, मीडियम कह दिया। if specific supplier but their power is providing the solution justifies the engagement। अब जरी सी बात है, मेन इसकी क्या वजह है कि जब सप्लायर आपके शॉर्ट होते हैं ना तब उस सप्लायर की जो इंपोर्ट पावर है वो हाई हो जाती है। कोई किसी कस्टमर को 90% आप सेल कर रहे हो ना,
उसकी पावर हाई हो जाती है। ये बात तो हो गया हाई पावर। कीप सेटिस्फाइड, ये कौन है? हाई पावर इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन, हाई पावर लो इंटरेस्ट। हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो एक्सपोर्ट लेना बंद कर दें हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं 90% अपना रेवेन्यू उन पर डिपेंडेंट होता है। सबसे आसान एग्जांपल देता हूं, आजकल लोग ना अपनी सर्विस देते हैं फ्रीलांसिंग की, टैक्सेशन की सर्विस दे रहे हैं, बुक कीपिंग की सर्विस दे रहे हैं, उसके बाद कोई डिजाइनिंग वेयर की सर्विस दे रहे हैं, और जो जो लोग इंटरनेशनल सर्विस दे रहे हैं वो पाकिस्तान सर्विस को छोड़ दिया। पूछा क्यों वजह है? कहते एक तो जी टाइम जाया करते हैं, दूसरा पैसे नहीं देते, ये वाला। वहां पर अगर $10 भी मिले, यहाँ पर आपका 2000 रुपया हो जाता है या 2500 रुपया हो जाता है, और यहाँ पर अगर 10 रुपए की वो कहते हैं कि हम काम करवाए ना, टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है, वो क्या कहते हैं, अच्छा खर्चा पानी कोई लोगे या नहीं? अब वो टैक्स की रिटर्न जो नॉर्मल फाइल हो जाती है ना, नॉर्मल सैलरी पर्सन की, वो 4 से 5 मिनट में हो जाती है। अब 4-5 मिनट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कहता है यार कम से कम 10,000 तो होना चाहिए, और वो बंदा 200-300 रुपया अगर कहे कि 200-300 रुपया ले लो, चाय पानी खर्चा पानी ले लो, तो इसके लिए फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ इस तरह से करना चाहिए कि उन्हें कहे अच्छा मैं आपकी रिटर्न फाइल कर दूंगा, हफ्ता लगेगा। फिर रोजाना फोन करे, ओए होए होए बड़े मसले खराब थे, कर करा के डरा के होता वो 5 मिनट की काम है, डरा के 10वें दिन कहता बड़ी मुश्किल है, मैं कहता हूं कि पता नहीं किन को मुझे कुछ देना लेना पड़ा, फलाना करना पड़ा, ढिमकाना पड़ा, तेरी खातिर ये सब कुछ कर दिया है। फिर उनसे पैसे मांगो तो वो खुशी से देगा भी सही और आपका एहसान भी माने। अगर आपने उसके सामने बैठ के 5 मिनट में रिटर्न फाइल कर दी तो वो 200 रुपए भी देगा ना, तो वो उसका एहसान हो। तो इसलिए ये आगे जाकर स्किल्स काम आएंगे आप। कीप इन्फॉर्म्ड, कीप इन्फॉर्म्ड वाले कौन से होते हैं? लो पावर मीडिया आउटलेट। अच्छा मीडिया आउटलेट का हाई टास्क वाला क्यों हो गया था? वो बड़ा चीजों में इन्वॉल्व था, उसने आपके रेगुलेशन को, उनकी टीम इन्वॉल्व हो गई है, फिर उसने, उनका कोई लेना देना तो नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी उसको इतनी ज्यादा वो इंटरेस्ट शामिल हो गया कि उसको हर दफा मिनिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद WWOF पाकिस्तान लोकल कम्युनिटी कहता है लास्ट लो पावर लो इंटरेस्ट, कहता है उसमें कोई भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। कहते हैं इसके अंदर हमें सारे जितने भी मिले हैं ना वो उनका किसी का इंटरेस्ट आई था, आपने अगर किसी को लिख भी दिया ना, जैसे कम्युनिटी को लिख दो तो वो गलत नहीं करेगा, लोकल कम्युनिटी को अगर आप इसमें लिख दोगे तो वो गलत नहीं करेगा। ये तो जवाब मिला मेंडलो का। अब वो जो आए थे ना उस दिन मतलब सैटरडे को, उनको तो ये पता चल गया होगा क्योंकि इससे ऐसा सवाल हमने पहले भी किया। बाकी तो कहता है क्या हाई क्या लो हमें क्या पता, हाई लो। अच्छा I2B में है ये मेंडलो, इसलिए मैं कहता था जालमो कि ना आप लोग I2B बड़े ध्यान से पढ़ना, इसलिए तो कहता था। ले चीजें तो सारी की सारी, मैंने तो एक दफा ना बेग साहब को मैंने एक चैप्टर वो इसलिए दिया था, ऐसे रैंडमली एक स्टूडेंट मुझसे ना कोई सवाल पूछने आ गया I2B का, तो मैंने जब पढ़ा मुझे ये तो बड़ी कमाल की चीज है, आगे हम सारा कुछ यही पढ़ाते हैं, तो ये तो यहां पर भी है। तो मैंने कहा ये तो I2B का टीचर जो स्टिल पढ़ा रहा है उसको तो पता ही नहीं होगा इन चीजों का ओरिजिनली, यानी खास तौर पर जो फाइनेंस की चीजें हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसमें कैसे पता हो सकता है। फिर मैंने बेग साहब से रिक्वेस्ट की कि आपने ना ये फाइनेंस का चैप्टर कम से कम आप पढ़ाएं, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है PRC में इतना बड़ा टीचर पढ़ा है, वैसे वो अपनी इंसल्ट समझता है। तो मैंने फिर कहा कि कोई नहीं, बाद में आपके ही हैं ये बच्चे, इन्होंने किधर जाना है। चलिए अभी तो रहता है थोड़ा सा 5 मिनट, उसके बाद चले जाओ। चलिए सबसे पहले आपने रडार मैप के अंदर पहला काम करना है, वो 4 बंदे ढूंढने हैं, कस्टमर, सप्लायर, इन्फ्लुएंसर और गवर्नेंस। ये 4 चीजें आपने पिक करनी है, उसमें 4 क्वाड्रेंट पिक करने हैं। वो कौन कौन से क्वाड्रेंट थे अहमद रजा? एक की प्लेयर, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड और मिनिमम
एफर्ट। और इसमें चार कौन है? कस्टमर, सप्लायर, इन्फ्लुएंसर और गवर्नेंस। सबसे पहले इसको पिक करना है। कस्टमर कौन है? इंटरनेशनल सुपरमार्केट। सप्लायर कौन था? प्रोवाइडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड टीम ऑफ दी। इन्फ्लुएंसर कौन है? एनवायरमेंटल एनजीओ एंड मीडिया आउटलेट। और गवर्नेंस में कौन आ रहा है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ, क्योंकि उसने ही तो इंप्लीमेंट किया है, उसने ही सब्सिडी दी है कि यार ये आप इंप्लीमेंट करो। डिसीजन मेकर वही थे एक तरह से। तो कहता है कि जो गवर्नेंस आता है वो उनके ही आता है जिन्होंने डिसीजन लेना है। अब किसको आपने एंगेज करना है? वाइटल टू एंगेज। टाइप कौन सी है? गवर्नेंस। वो कौन है? आगे वही किताब से उठाकर लिख दें या एक नजर पढ़ें कि GFT needs regulatory approvals and government subsidies, timely coordination, engagement essential। वही सारी चीजें जो डिसीजन मेकिंग में काम आती। दूसरा, नेसेसिटी टू एंगेज में क्या आएगा? सप्लायर। और ये एक ये सप्लायर है और एक ये सप्लायर है। टीम ऑफ द एम्प्लॉय एंड मैनेजर, ये क्या सप्लाई करेंगे? आइडियाज, नॉलेज, इंप्लीमेंटेशन। और ये क्या सप्लाई करेंगे? मटेरियल। These are necessary to engage to achieve desired objective in form of implementing sustainability initiative। और shift to renewable energy depends on the access of their technology, expertise, implementation, support। और यहां पर मटेरियल भी अगर लिख दे तो भी ठीक है। Good to have on board कस्टमर। कस्टमर को अपनी सस्टेनेबिलिटी के बारे में गाहे बगाए इन्फॉर्म करते रहे। बेहतर है कि अगर वो होंगे कि हम ये इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यार आपको तो कोई इतराज नहीं। कल को अगर हमने इनिशिएटिव ले लिया और उनको कोई इतराज आ गया तो हमारी तो पूरी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। बिजनेस मॉडल रिलाइज ऑन सुपरमार्केट चेन, देयरफॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम दीज कस्टमर इज गुड टू हैव द बोर्ड टू सेल देम। अब अगर आप उससे पूछ के कोई चेंज करेंगे ना तो वो ये बात कंफर्म है कि यार उसने मुझसे पूछा था, कल को वो एथिकली कहेगा कि यार इस बंदे को हमने, इस सप्लायर के साथ हमने रहना है। मैं एक सादा सी एग्जांपल दूं। अगर आप कहते हो कि हम टाइम डिसाइड करते हैं क्लास का, कि अगर हम ये कहते हैं ना कि अच्छा यार अगर आप ये टाइम कह रहे हो तो इसी टाइम पर करें। अब आप मेंटली तौर पर एंगेज हो जाएंगे कि अच्छा सर ने हमसे पूछा था, हमारी वजह से क्लास रखी गई, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे होता है कि अगर कस्टमर से पूछ लें कि अच्छा यार आप बताओ, तो फिर वो मेंटली तौर पर थोड़ा एथिकली एंगेज हो जाता है। एंड लास्ट वन इज मीडिया इन्फ्लुएंस। इसमें इन्फ्लुएंसर आ गए, एनजीओज, और इनको भी हम बताते रहेंगे भाई हम ना सही काम कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर दिया है सस्टेनेबिलिटी को और हमने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। मीडिया इन्वॉल्वमेंट इंप्रेस एक्सटर्नल विजिबिलिटी एंड रेपुटेशन, बट जीएफटी कैन स्टिल परस्यू सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव विदाउट देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अभी तो उसने शुरू किया है, अभी उसने शुरू किया है, बाद में जब इंप्लीमेंट हो जाएगा फिर उसकी बाद की बातें वो आगे नेक्स्ट हमारे पॉइंट में है। तो ये हमारे 2 पॉइंट एक टाइप के हो गए विद क्वेश्चन। अब आपका काम सिर्फ इतना है, इसके मैं अभी इन नोट्सों का चाहे आप प्रिंट ना निकलवाना, मैं पूरा चैप्टर करके फिर आपको भेजूंगा तो प्रिंट उसके निकलवा लेना, ठीक है। कि अगर आपने प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंट निकलवा लेना, मोबाइल पे यानी लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हो तो लैपटॉप, वो आपकी अपनी मर्जी है। और साथ इसके जो सॉल्यूशंस है ना, उस सॉल्यूशंस की मैं अलग से फाइल बनाऊंगा। वो थोड़ी सी मुश्किल इसलिए रखनी है कि सॉल्यूशन साथ होना या नीचे होना, तो बंदे का पहले सॉल्यूशन देखता है बाद में क्वेश्चन करता है। थोड़ा सा टफ एक्सेस होना तो फिर एक बंदा हिम्मत कर ही लेता है। तो कल कोशिश करेंगे कि पहले थोड़ा इसके ऊपर एक एमसीक्यूज टाइप टेस्ट हो जाए, 10, 12 या 20 एमसीक्यूज मैं बनाकर आऊंगा। वो आपने ये दोनों पॉइंट देकर आने, याद यानी समझ के तो आने हैं ना, और अंग्रेजी तो इतनी अच्छी हो ही जाती है। और फिर इंशाल्लाह कल हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, और ये अगले इसी हफ्ते में ये चैप्टर, ये नहीं 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाने हैं। दूसरा चैप्टर छोटा सा ही है, ठीक है। तो आपका ये जुमे तक ही इंशाल्लाह, जुमे को तो क्लास ही नहीं है, कल आगे देखेंगे।